देखिए, सबसे पहला जो एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था कल, उसमें हमने बहुत सिंपल सी वर्किंग की थी। सिर्फ़ डेटाबेस से कनेक्शन हमने एस्टेब्लिश किया था। सिलेक्ट क्वेरी को एग्ज़ीक्यूट करके जितने भी हमारे पास में रिकॉर्ड्स थे, उन्हें हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवाए। लेकिन यूजुअली जभी भी हम डेटाबेस रिलेटेड कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करते हैं, तो सिंपल स्क्रीन पर डेटा प्रिंट नहीं होता है कि टपल के फॉर्म में प्रिंट हो जाए या लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट हो जाए, बिकॉज़ नॉर्मल यूज़र को वो डेटा किस फॉर्म में है, वो समझ में नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जीयूआई के फॉर्म में डेटाबेस का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। मतलब यहीं से ही एक फ्रेम क्रिएट करके हम लोग सर्चिंग, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन सारी चीज़ें फ्रेम की हेल्प से ही इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो मेन एग्जांपल्स हैं हमारे डेटाबेस कनेक्टिविटी के, वो अब स्टार्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जीयूआई इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, यहाँ पे जो प्रोग्राम मैंने इम्प्लीमेंट किया है, बहुत ही सिंपल सा है। एक मैंने फ्रेम यहाँ पे क्रिएट किया है, उस फ्रेम पे मैंने ट्री व्यू और स्क्रॉल बार क्रिएट किया है। बेसिकली हमारी डेटाबेस के अंदर, कॉलेज नाम के डेटाबेस के अंदर जो स्टूडेंट टेबल है, उस स्टूडेंट टेबल के में जितने भी रिकॉर्ड्स करंटली प्रेजेंट है, उन सब रिकॉर्ड्स को मैंने ट्री व्यू के अंदर यानी कि टैबुलर फॉर्म के अंदर शो करवाएँ। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा जो आउटपुट है, वो कुछ इस तरीके का आने वाला है। एक सिंपल सा फ्रेम मैंने क्रिएट किया है और एक सिंपल सा ट्री व्यू है यहाँ पे। ट्री व्यू बिल्कुल वैसे ही क्रिएट किया है जैसे कि हम लोगों ने पहले एक एग्जाम्पल में कवर किया था। बस यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी फॉर्मेटिंग और इम्प्लीमेंट कर दी है। सेम स्क्रॉल बार है यहाँ पे, तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास में, वो सारे रिकॉर्ड्स वन आफ्टर अनदर ट्री व्यू के अंदर शो हो जाएँगे। अब इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? लेट्स सी। देखिए, सबसे पहले स्टेप जो हमें फॉलो करना होता है दैट इज़ टू इम्पोर्ट द मॉड्यूल। अब यहाँ पे क्योंकि हम फ्रेम रिलेटेड वर्किंग कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और फ्रेम से रिलेटेड सारे मेथड्स, रूट विंडो से रिलेटेड सारे मेथड्स, सारी क्लासेस प्रेज़ेंट होती है tkinter मॉड्यूल के अंदर। तो फ्रॉम tkinter इम्पोर्ट एब्स्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे प्रीव्यू जो हम क्रिएट कर रहे हैं, वो प्रेज़ेंट होता है ttk मॉड्यूल के अंदर, तो हमें उसे भी यहाँ पे इम्पोर्ट करना है। तो फ्रॉम tkinter इम्पोर्ट टीटीके मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो अब टीटी के अंदर जो ट्री व्यू है या और भी जो क्लासेस है, हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। एंड लास्ट में डेटाबेस से रिलेटेड जो भी हमारे पास में मेथड्स और क्लासेस हैं, वो py MySQL के अंदर प्रेजेंट है। तो इम्पोर्ट py MySQL। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्रेम का एक स्ट्रक्चर रेडी किया है, उसके बाद डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश किया है। तो रूट विंडो को क्रिएट करने के लिए हम टीके क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने रूट नेम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है टीके क्लास का, फॉलोड बाय मुझे यहाँ पे इसका टाइटल सेट करना है, रूट डॉट टाइटल एंड डिस्प्ले डेटा। अब यहाँ पे एक और फंक्शन है जो रूट से एसोसिएटेड होता है, दैट इज नोन एज रीसाइजेबल फंक्शन। देखिए, यहाँ पे जब भी हम अपने फ्रेम को रन करते हैं तो होता क्या है कि ये हमारा बाय डिफॉल्ट साइज होता है। मतलब फ्रेम के क्रिएशन के टाइम पे जो हमने हाइट और विड्थ स्पेसिफाई की है, ये वो साइज होता है। अगर हम चाहें तो हम इस साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस हमें एरो की हेल्प लेनी है एंड वी कैन एक्चुअली इंक्रीज द साइज। देखिए, यहाँ पे मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया, हॉरिजॉन्टली करना है, वर्टिकली करना है, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो अब फ्रेम का साइज तो इतना ही है। रूट विंडो चाहे कितनी भी बड़ी हो, हम ड्रैग करके उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, बट फ्रेम का जो साइज है वो वही रहता है। और अगर रूट को आपने किसी भी तरीके से मैक्सिमाइज वाला पार्ट इम्प्लीमेंट किया है, जैसे कि मैं इस मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक कर दूं, तो यहाँ पे देखिए ये ग्रे एरिया आने लग जाता है। अब यूजुअली ऐसा होता नहीं है। जब छोटा-सा डायलॉग बॉक्स बन के आता है तो वो सिर्फ फिक्स रहता है, आप उस पे क्लिक करके उसकी पोज़ीशन तो सेट कर सकते हो, कहीं भी अभी मूव करवा लो। लेकिन इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं बनता है कि मेन फ्रेम इधर आए और बाकी एरिया ग्रे आ जाए। तो बेसिकली हमें करना क्या है यहाँ पे, ये जो रूट का साइज़ को एक्सटेंड करने का जो हमारे पास में राइट है, हमें उसे डिसेबल करना है। बेसिकली जो हमारी रूट विंडो रीसाइज़ हो रही है विद द हेल्प ऑफ माउस, उसे हमें डिसेबल करना है। तो उसके लिए हमारे पास में रीसाइजेबल नाम का एक मेथड अवेलेबल है, जो कि रूट ऑब्जेक्ट के साथ में ही काम में लिया जाता है। अब इसे हमें यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा है फॉल्स एंड फॉल्स। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे विड्थ वाइज़ और हाइट वाइज़ दोनों तरीके से हमें इस रूट का जो रीसाइजेबल का ऑप्शन है, उसको डिसेबल करना है। अगर हम यहाँ पे एक पैरामीटर पास करेंगे तो हमारे पास में आएगी एरर। या तो दोनों जगह आपको फॉल्स पास करना है या तो दोनों जगह ट्रू पास करना है, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, या फिर एक जगह फॉल्स और एक जगह ट्रू आप पास कर सकते हो। व्हिच मीन्स
कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मुझे इसको एक्सटेंड करने का राइट नहीं देना, लेकिन वर्टिकली जो होता है हमारा उसको राइट देना है। तो समथिंग लाइक दैट आप यहाँ पे रूट का जो साइज हमारा इंक्रीज हो सकता है उसे डिसेबल करने के लिए हम यहाँ पे रीसाइजेबल मेथड के दोनों आर्ग्यूमेंट्स में फॉल्स सेट कर सकते हैं। एक हाइट के लिए होता है और एक होता है विड्थ के लिए। तो अब अगर मैं इस फ्रेम को रन करती हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास में वो साइज वाला एरो ही नहीं आएगा। तो जब एरो ही नहीं आ रहा है तो हम उसे ड्रैग कर ही नहीं पाएंगे। तो हमारा जो फ्रेम है या जो रूट विंडो है उसका साइज अब फिक्स हो चुका है। अब आप किसी भी तरीके से इसे मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे। देखिए मैक्सिमाइज वाला बटन भी यहाँ पे डिसेबल हो चुका है। सो दैट्स हाउ रीसाइजेबल वर्क्स। ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब सारी वर्किंग हमने हमेशा फ्रेम पे ही इम्प्लीमेंट करी है, तो यहाँ पे भी मैंने फ्रेम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एफ नेम का, जिसे मुझे रूट पे प्लेस करना है। हाइट एंड विड्थ जिसका 300 और 700 मैंने सेट किया है, एंड बैकग्राउंड दैट इज बीजी इज इक्वल्स टू गोल्ड मैंने सेट किया है। फ्रेम को मैंने पैक कर दिया है विद द हेल्प ऑफ पैक लेआउट मैनेजर, और फ्रेम का जो साइज है वो श्रिंक नहीं हो वर्किंग एग्जीक्यूट करवाने पे, तो एफ डॉट प्रोपोगेट ऑफ 0। अब फ्रेम के क्रिएशन के बाद हमें यहाँ पे एक टेबल टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। अब यहाँ पर अगर हम सिंपल टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं या सिंपल लेबल क्रिएट करते हैं, तो एक्चुअली में अगर बार बार डेटा अपडेट होगा तो फिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स, फिक्स नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी। तो इसी वजह से लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्सेस को अब हम डेटाबेस के साथ में काम में नहीं लेंगे। डेटाबेस के साथ में जब भी टेबल टाइप का स्ट्रक्चर कुछ बनाना होता है, वी ऑलवेज यूज ट्री व्यू। अब ट्री व्यू जो हमारे पास में क्लास होती है वो टीटीके मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट है। तो टीटीके डॉट ट्री व्यू, अब इसे कहाँ पे प्लेस करना है, इसे मुझे फ्रेम पे प्लेस करना है। इसके अंदर कितने कॉलम्स हमें क्रिएट करने हैं, तो अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट टेबल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में 6 कॉलम्स है, आईडी, नेम, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ, फोन एंड जेंडर। तो यहाँ पे इन कॉलम्स को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका बेसिकली मैंने एक नंबर यहाँ पे सेट कर दिया है। फ्यूचर में मान लीजिए कॉलम का विड्थ सेट करना है, अलाइनमेंट सेट करना है, कुछ भी हमें चीजें इम्प्लीमेंट करनी है, तो यहाँ पे मैंने उनका एक नंबर प्रोवाइड कर दिया है 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने इन्हें स्ट्रिंग के तौर पे पास किया था, तो टपल के केस में तो हमारा डेटा एज अ कलेक्टिव ही जा रहा है। अगर आप स्ट्रिंग को अवॉइड करके नॉर्मल न्यूमेरिक्स भी दे दोगे तो भी ये काम करता है। बेसिकली यहाँ पे 6 कॉलम्स जो हैं हमारे वो क्रिएट हो जाएंगे और उन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं with the help of these numbers। अब यहाँ पे जो टेबल टाइप का स्ट्रक्चर हम क्रिएट करने हैं, वहां पर हेडिंग्स हमें विजिबल करवानी है या नहीं करवानी है, तो उसके लिए शो ऑप्शन होता है, तो शो इज इक्वल्स टू हेडिंग्स। अब यहाँ पे टेबल में एट अ टाइम हमें कितने रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाना है, 2 रिकॉर्ड्स आने चाहिए, 4 आने चाहिए, 10 20 कितने रिकॉर्ड्स आने चाहिए, वो हम डिसाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइट ऑप्शन। तो मैंने यहाँ पे 4 सेट किया है। करंटली जो हमारा डेटाबेस है उसके अंदर 5 रिकॉर्ड्स है, आईडी 101 से लेके आईडी 105 तक। तो सिर्फ 101 से 104 तक का डेटा ही हमें डिस्प्ले होगा। अगर लास्ट वाला रिकॉर्ड देखना है तो फिर स्क्रॉल बार की हेल्प या फिर हम अप एंड डाउन एरो की हेल्प से भी काम कर सकते हैं। तो एट अ टाइम कितने रिकॉर्ड्स विजिबल होंगे, इट इज डिसाइडेड बाय द हाइट ऑप्शन ऑफ ट्री व्यू। अब यहाँ पे जो ट्री व्यू मैंने क्रिएट किया है उसका नाम मैंने यहाँ पे टेबल रखा है, तो इट इज आर ऑब्जेक्ट, ट्री व्यू टाइप का ऑब्जेक्ट। अब इसे विजिबल करवाना है, तो टेबल डॉट प्लेस x इज इक्वल्स टू 50 एंड y इज इक्वल्स टू 50। अब इस प्रीव्यू के साथ में हम स्क्रॉल बार को अटैच करवाएंगे ताकि अगर रिकॉर्ड ज्यादा हो जाए तो हम इजीली उस पर स्क्रॉल कर पाए। तो होता क्या है, जब भी स्क्रॉल बार को हम अटैच करते हैं तो जो हमारा कंपोनेंट होता है जिससे के साथ हम स्क्रॉल बार को अटैच कर रहे हैं, वो कंपोनेंट अपने साइज को श्रिंक कर लेता है। स्क्रॉल बार का जितना छोटा साइज होता है उतना ही वो खुद का साइज कर लेता है। तो ऐसा नहीं करना, हमें तो कंप्लीट डिटेल डिस्प्ले करवानी है। तो उसके लिए हम इस ट्री व्यू के साइज का जो श्रिंक हो जाता है उसको भी हमें फॉल्स करना पड़ेगा। तो टेबल डॉट प्रोपोगेट ऑफ 0, तो ना ही हमारा फ्रेम श्रिंक होने वाला है और ना ही हमारा यहाँ पे ट्री व्यू या जो टेबल है वो श्रिंक होने वाला है स्क्रॉल बार के ऐड करने पर। अब टेबल के क्रिएशन के बाद मैंने स्क्रॉल बार को क्रिएट किया है, एस इज इक्वल्स टू स्क्रॉल बार कहाँ पे प्लेस करना है, जो ट्री व्यू मैंने क्रिएट किया है जिसका नाम टेबल है।
orient is equals to vertical and command is equals to table dot y view। तो जैसे जैसे हम स्क्रॉल बार पे क्लिक करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे टेबल का डेटा है वो वर्टिकली मूव करने लगेगा, टॉप टू डाउन एंड डाउन टू टॉप। अब इस स्क्रॉल बार को मैंने प्रीव्यू पे ऐड किया है विद द हेल्प ऑफ पैक मेथड। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो पैक के ऑप्शंस रहते हैं वो साइड इज इक्वल्स टू सेंटर में रहता है, ठीक है, टॉप पे रहता है, तो टॉप पे नहीं करना वरना प्रीव्यू के बीच में आने लगेगा स्क्रॉल बार। तो साइड इज इक्वल्स टू राइट एंड फिल इज इक्वल्स टू वाई, मतलब जितना इसका साइज है वर्टिकली पूरा साइज ये स्क्रॉल बार हमारी कवर कर लेगा राइट साइड के अंदर, जैसे यहाँ पे इस आइडियली के अंदर ये स्क्रॉल बार कवर कर रही है। अब फाइनली जैसे जैसे हम यहाँ पे डेटा को मूव कर रहे हैं वैसे वैसे स्क्रॉल बार का भी मूवमेंट शो होना चाहिए। तो टेबल वाई स्क्रॉल कमांड इज इक्वल्स टू एस डॉट सेट। तो विद द हेल्प ऑफ दिस जो टेबल का डेटा है और जो स्क्रॉल बार है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे के साथ में मूव करेंगे। So that's how you can create the basic preview structure and add a scroll bar. अभी तक हमने डेटा ऐड नहीं किया है, फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ सेट नहीं की है, सिर्फ प्रीव्यू क्रिएट किया है और स्क्रॉल बार क्रिएट करी है। किसी को भी इन स्टेटमेंट्स में कुछ कंफ्यूजन है, ये हम लोगों ने कवर कर लिया है पहले, पर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप अभी पूछ लो। ऑलराइट, मूविंग विद द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीव्यू के साथ में भी एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास में जो कॉलम स्प्लिट होते हैं उनका बाय डिफॉल्ट कुछ विद होता है जो सेट होता है। अब अगर हम उस बाय डिफॉल्ट विद को सेट करने देंगे तो हो सकता है जो फ्रेम का साइज हमने सेट किया हो उससे बाहर निकल जाए हमारी टेबल, सारे कॉलम्स हमें एक साथ विजिबल नहीं, और साथ साथ में जो अलाइनमेंट होता है डेटा का वो भी लेफ्ट साइड में होता है। तो अगर ये सारी चीजें हमें अप्लाई करनी है तो हमें प्रीव्यू के ऑब्जेक्ट के साथ में कॉलम मेथड को काम में लेना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास में कितने कॉलम्स है, 6 कॉलम्स है, जिन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्पेशल नंबरिंग प्रोवाइड कर रखी है जो 0 से स्टार्ट हो रही है और 5 तक जा रही है। अब सेम प्रोसेस सब पे अप्लाई करना है, चाहे तो आप अलग 6 स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या फिर आप यहाँ पे लूप चला के भी वर्किंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लूप चला के वर्किंग इम्प्लीमेंट करी है क्योंकि सेम टाइप की फॉर्मेटिंग मुझे सब पे अप्लाई करनी है। तो फॉर आई इन रेंज और एंडिंग रेंज मैंने यहाँ पे 6 दी है। जब स्टार्टिंग वैल्यू पास नहीं करते तो 0 से लूप चलता है और एंडिंग वैल्यू -1 तक का चलता है, यानी कि 0 से लेके 5 तक का काम होने वाला है जो कि हमारे कॉलम के आइडेंटिफिकेशन नंबर्स है बेसिकली। तो टेबल डॉट कॉलम सबसे पहला जो यहाँ पे आर्गुमेंट होता है वो है हमारे कॉलम का जो भी आइडेंटिफिकेशन का नेम या नंबर हमने सेट किया है, दैट इज 0 1 2 3 4। तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्योंकि 0 होगी तो यहाँ पे 0 कॉलम जो हमने क्रिएट किया है उस पे फॉर्मेटिंग या उसके स्पेसिफिकेशंस सेट होंगे। तो 0 कॉलम का विड्थ मैंने 100 सेट किया है और एंकर मैंने सेंटर सेट किया है, विच मीन्स सेंटर के अंदर डेटा डिस्प्ले होगा। अगर हम लोग यहाँ पे W लिखते हैं तो वेस्ट यानी कि लेफ्ट साइड में डेटा होगा, अगर हम लोग यहाँ पे E लिखते हैं यानी कि ईस्ट तो राइट साइड में डेटा डिस्प्ले होगा। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ कॉलम को सेंटर करवाना है, कुछ कॉलम को यहाँ पे आपको वेस्ट करवाना है, कुछ कॉलम को आपको ईस्ट करवाना है, तो फिर 1 बाय 1 सारे स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे और सबके लिए सारी फॉर्मेटिंग सेम है तो लूप चला के हम कर सकते हैं ना। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के स्पेसिफिकेशन सेट होंगे, उसकी भी विद 100 है और उसका भी अलाइनमेंट यानी कि एंकर सेंटर है। नाउ द सेम प्रोसेस विल गो ऑन फॉर ईच एंड एवरी कॉलम जब तक हम 5th कॉलम तक नहीं पहुंच जाते। तो जितने भी कॉलम्स हैं हमने उनके स्पेसिफिकेशन सेट कर दी है, अलाइनमेंट और मैक्सिमम साइज उनका सेट कर दिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास में चीज आती है प्रीव्यू से रिलेटेड वो है उसकी हेडिंग्स को सेट करना। यहाँ पे हेडिंग्स विजिबल होंगी ये तो हमने बता दिया है, लेकिन वो हेडिंग्स एक्चुअली में होगी क्या वो भी हमें सेट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ हेडिंग मेथड। अब कौन से कॉलम पे कौन सी हेडिंग आएगी ये हमें सेट करना है। तो मैंने यहाँ पे LST नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है लिस्ट टाइप का, जिसके अंदर मैंने स्ट्रिंग टाइप की कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज पास करी है जो हेडिंग्स के तौर पे हमारे टेबल के अंदर विजिबल होगी। तो रोल नंबर, नेम, कोर्स, DOB,
फोन एंड जेंडर, जो कि एक्चुअली में स्टूडेंट टेबल के अंदर हमारा डेटा है, उन सब की नेम्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं और लिस्ट के अंदर असाइन करवा दिए। अब करना क्या है, 0 कॉलम पर ये डेटा आना चाहिए, 1 कॉलम पर ये डेटा, ये 2 कॉलम पर, ये 3 कॉलम पर, ये 4 कॉलम पर और ये 5 कॉलम पर। इतना सा काम करना है। तो यहाँ पे मैंने फिर से लूप चलाया है, फॉर आई इन रेंज 6 मैंने पास किया है, तो 0 से लेके 5 तक का लूप चलने वाला है। टेबल की हेडिंग्स अगर हमें चेंज करनी हो तो उसके लिए हेडिंग मेथड को हमें काम में लेना पड़ता है। तो टेबल डॉट हेडिंग, अब कौन से कॉलम पे आपको चेंज इम्प्लीमेंट करना है, उसकी वैल्यू आ रही है इस आई वेरिएबल की हद से, तो मैंने यहाँ पे आई लिख दिया। सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है, यानी कि 0 कॉलम के रिस्पेक्ट में काम हो रहा है। अब हेडिंग का टेक्स्ट हमें यहाँ पे सेट करना है, जिसके लिए टेक्स्ट ऑप्शन को काम में लिया जाता है। अब टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, इस लिस्ट के हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू प्रेजेंट है वहां से आ रहा है। तो टेक्स्ट इज इक्वल्स टू एलएसटी ऑफ आई। तो सबसे पहले लिस्ट के 0 इंडेक्स पे क्या डेटा है, रोल नंबर, तो 0 कॉलम पे रोल नंबर विजिबल होने लग जाएगा। आई का इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू बिकम्स 1। तो फर्स्ट कॉलम पे लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स पे जो डेटा है दैट इज नेम, वो विजिबल होने लग जाएगा। फिर सेकंड इंडेक्स पे कोर्स है, तो यहाँ पे सेकंड कॉलम पर कोर्स विजिबल हो जाएगा। थर्ड इंडेक्स पर डीओबी प्रेजेंट है, तो थर्ड कॉलम पर डीओबी विजिबल होने लग जाएगा। नाउ सेम गोज फॉर फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम एज वेल, फोन और जेंडर एज अ हेडिंग वहां पे डिस्प्ले होने लग जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम नॉर्मल ट्री व्यू क्रिएट करते हैं तो सिंपल ग्रे टाइप का एरिया हमारा क्रिएट हो जाता है और बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में डेटा प्रिंट होता है। अब मुझे यहाँ पे ट्री व्यू पे स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट करनी है। तो स्टाइलिंग में हम लोग क्या करते हैं, फॉन्ट काम में लेते हैं, फॉन्ट को ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बोल्ड इटैलिक ऑप्शंस को काम में लेते हैं, स्लांट को काम में लेते हैं, फोरग्राउंड बैकग्राउंड, हाईलाइट थिकनेस या रिलीफ, कुछ इस तरीके का चीजें हम लोग काम में लेते हैं इन केस ऑफ सिंपल जो भी हमारे विजेट्स होते हैं उस केस में। लेकिन यहाँ पे ट्री व्यू जो है वो टीटी के मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट है और जितने भी ऑप्शंस हमने पहले सारे विजेट्स के साथ में काम में लिए वो यहाँ पे काम नहीं करते। अगर ट्री व्यू के क्रिएट करने के साथ में आप यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिख दोगे तो हो सकता है कि वो आपको एरर थ्रो करे या फिर कोई भी चेंज आपके ट्री व्यू के अंदर हो ही नहीं। तो यहाँ पे ट्री व्यू को अगर हमें कस्टमाइज करना है, उस पे कुछ अलग अलग तरीके की स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट करनी है, तो उसके लिए हमें स्टाइल क्लास की हेल्प लेनी पड़ती है, जो भी टीटी के मॉड्यूल के अंदर ही प्रेजेंट है। तो किसी भी तरीके से कस्टमाइजेशन अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो हमें यहाँ पे स्टाइल क्लास का हेल्प लेना होगा। तो ttk डॉट स्टाइल की हेल्प से मैंने स्टाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है STY नाम का। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम कॉन्फ़िगर मेथड को काम में लेते हैं। कॉन्फ़िगर हमने पहले भी देखा है, जितने भी विजेट्स हम क्रिएट कर देते हैं, क्रिएशन करने के बाद अगर हमें उन पे चेंजेस इम्प्लीमेंट करने होते हैं तो कॉन्फ़िगर मेथड को काम में लिया जाता है। तो इस स्टाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अब हमें क्या कॉन्फ़िगर करना है, क्या चेंज करना है, जो भी हमारा ट्री व्यू का ऑब्जेक्ट है, जो भी ट्री व्यू हमने क्रिएट किया है, उस ट्री व्यू के अंदर जितनी भी हेडिंग्स है, उन हेडिंग्स पे हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो कॉन्फ़िगर में सबसे पहला जो यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया जाएगा वो होगा हमारा एक्चुअल डेटा या एक्चुअल इंफॉर्मेशन जिस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे ट्री व्यू डॉट हेडिंग एक प्री डिफाइंड स्ट्रिंग के तौर पे ये अवेलेबल होता है जो हम पास कर सकते हैं। तो ट्री व्यू के अंदर जितनी भी हेडिंग्स आपने क्रिएट करी होंगी, चाहे वो 2 हेडिंग्स हो या 20 हेडिंग्स हो, सब पे यहाँ पे कॉमन फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो ट्री व्यू डॉट हेडिंग कोट्स के अंदर कॉमा फॉलोड बाय जो भी फॉर्मेटिंग हमको अप्लाई करना है। तो फॉन्ट इज इक्वल्स टू टाइम्स, दैट इज द फॉन्ट फैमिली, साइज इज 14 एंड बोल्ड। तो अब यहाँ पे जितनी भी हेडिंग्स हमारे पास में अवेलेबल हैं वो कुछ इस तरीके की फॉर्मेटिंग में डिस्प्ले होने लग जाएगी। सो दैट्स हाउ यू कैन कस्टमाइज द अपीयरेंस ऑफ ट्री व्यू। अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो गया है। सिंपली डेटाबेस पे से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके बस अब हमें टेबल के अंदर डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। मॉड्यूल तो हमने इंपोर्ट कर लिया,
फिर कनेक्शन को एस्टैब्लिश करेंगे, फिर कर्सर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे और फिर क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेंगे। यही 4 स्टेप्स कल हम लोगों ने देखे थे, तो उन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहले ही मैंने यहाँ पे PyMySQL मॉड्यूल के अंदर एज आई वाज सेइंग कि यहाँ पे कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारे पास में मॉड्यूल अवेलेबल है PyMySQL, उसके अंदर कनेक्ट हमारे पास में एक अवेलेबल है मेथड जिसको हम काम में लेके कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब इसके साथ में हमें कुछ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को काम में लेना पड़ता है, क्योंकि हम एज अ यूजर काम कर रहे हैं और जो हमारा डेटाबेस है वो किसी और सिस्टम पर कहीं पे भी वो हो सकता है। तो वो कहाँ पर प्रेजेंट है और हम वैलिड यूजर हैं या नहीं, ये सारी चीजें हमें स्पेसिफाई करनी होती है along with the name of the database जो हमें एक्सेस करना है। तो pymysql.connect होस्ट इज इक्वल्स टू लोकल होस्ट। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो आईपी एड्रेस भी दे सकते हैं 127.0.0.1 या फिर आप लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं, विच इंडिकेट्स कि हमारा सिस्टम ही नॉर्मल यूजर है और हमारा सिस्टम ही सर्वर है। अब यहाँ पे MySQL पे सक्सेसफुली लॉगिन करने के लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड, देन यूजर इज इक्वल्स टू रूट एंड पासवर्ड, यहाँ पे कुछ भी सेट नहीं है तो पासवर्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोट्स। फाइनली लास्ट में जो हमारा आर्गुमेंट है दैट इज डेटाबेस, किस डेटाबेस को हमें काम में लेना है, तो डेटाबेस इज इक्वल्स टू कॉलेज। अब यहाँ पे मैंने सारी इंफॉर्मेशन सही मेंशन की है, तो ट्राई और कैच मैंने नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम करते हैं तो ट्राई और कैच वहाँ पे लिखना, ठीक है, नहीं तो बहुत सी बार एरर आ सकती है। अब यहाँ पे मैंने कौन नाम का एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास में स्टेप होता है दैट इज टू क्रिएट अ कर्सर जो हमारी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेगा। तो कौन डॉट कर्सर की हेल्प से मैंने यहाँ पे कर नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे सिंपल एक क्वेरी फॉर्म करनी है और उसे एग्जीक्यूट करवाना है। तो क्वेरी इज इक्वल्स टू सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर जितना भी डेटा होगा वो सारा डेटा हमारा फेच होके आ जाएगा, लेकिन तब जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास में एग्जीक्यूट नाम का मेथड अवेलेबल है। तो कर यानी कि कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट, अब क्या एग्जीक्यूट करना है, जो क्वेरी हमने फॉर्म करी है उस क्वेरी को हमें एग्जीक्यूट करना है। जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे तो जितना भी डेटा होगा वो कर का जो ऑब्जेक्ट है, जो मेमोरी बॉक्स है, उसके अंदर आ जाएगा। अब उस मेमोरी बॉक्स में से आपको एक रिकॉर्ड चाहिए या आपको सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, उसके लिए फेच वन और फेच ऑल नाम के मेथड्स है। अब यहाँ पे तो मुझे सारा डेटा फेच करना है, तो मैंने लिखा है कर डॉट फेच ऑल। तो यहाँ पे हमारे पास में डेटा नाम का जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है, सारी इंफॉर्मेशन इस डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं टपल के फॉर्म में हर एक चीज यहाँ पे इस डेटा के अंदर आ जाएगी हमारी। अब मुझे सिंपली करना क्या है, अब जितना भी डेटा हमारे पास में अवेलेबल है, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर जो सारी इंफॉर्मेशन आई है, मुझे उसे टेबल के अंदर इंसर्ट करना है, ट्री व्यू के अंदर इंसर्ट करना है। अब अगर हम इस डेटा की बात करते हैं तो ये हमारा एक नेस्टेड टपल है। एक रिकॉर्ड एक टपल फॉर्म करता है, तो 101 का एक टपल है, 102 का एक टपल है, सेम गोज फॉर 103, 104 एंड 105। तो ये हमारा एक नेस्टेड टपल है। तो अगर हम नेस्टेड टपल पे लूपिंग इंप्लीमेंट करेंगे तो जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जैसा 2D एरे होता है या नेस्टेड लिस्ट होती है। तो मैंने यहाँ पे लूपिंग की हेल्प से वन बाय वन सारे डेटा को इम्प्लीमेंट करवाया। अब यहाँ पे जो मुझे डेटा इंसर्ट करना है, यानी कि जो कॉलम्स है मेरे पास में, मुझे उन कॉलम्स पे भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे मैंने आई वेरिएबल एक क्रिएट किया है जिसे मैंने 0 सेट कर दिया है। क्यों 0 सेट किया है, क्या काम होता है, ये हम इस स्टेटमेंट में देखेंगे। फॉलोड बाय द लूपिंग स्टेटमेंट फॉर रो इन डेटा। तो सबसे पहले जो रो वेरिएबल है वो 101 आईडी वाले रिकॉर्ड को रेफर कर रहा होगा। करना क्या है, टेबल में इंसर्ट करना है। उसके लिए इंसर्ट मेथड हमारे पास में अवेलेबल होता है। तो टेबल डॉट इंसर्ट, सबसे पहला आर्गुमेंट होता है पेरेंट। अब यहाँ पे कोई पेरेंट नहीं है, रिकॉर्ड एक दूसरे के साथ में एसोसिएटेड नहीं है, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड्स है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोट्स आ जाएंगे। पहले से अगर कोई डेटा प्रेजेंट है टेबल के अंदर तो एंड में जाके अब नया डेटा हमें इंसर्ट करना है। तो जो भी रिकॉर्ड आ रहा है वो किस
जगह पर जाके इंसर्ट होगा, दिस स्पेसिफाइज द एंड। अब क्या डेटा इंसर्ट करना है वो स्पेसिफाई किया जाता है वैल्यूज की हेल्प से। अब वैल्यूज के केस में हम यहाँ पे लिस्ट भी पास कर सकते हैं और टपल भी पास कर सकते हैं। टेबल में एज अ कलेक्शन ही डेटा को इंसर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में टपल ही आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल रो वेरिएबल लिख दिया। तो 101 का जो भी डेटा है वो इस टेबल में जाके इंसर्ट हो जाएगा हर एक कॉलम के अंदर। अब यहाँ पर कौन से कॉलम को मुझे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, उसके लिए भी हमें यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन सेट करना पड़ता है। जैसे हमने टेक्स्ट एरिया के अंदर वर्किंग इम्प्लीमेंट करी थी, हम लोग अलग अलग टैग्स क्रिएट करते थे और फिर उन टैग्स पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करते थे। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, जिस कॉलम पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उस कॉलम के साथ में हम एक टैग क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टैग इज इक्वल्स टू str ऑफ i। अगर str ऑफ i नहीं लिखना है तो आप चाहें तो कोई इंटीजर वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। बस हम कॉलम को आइडेंटिफाई करने के लिए एक टैग असाइन कर रहे हैं कि कौन से कॉलम पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो टैग इज इक्वल्स टू str ऑफ i की वैल्यू है 0, यानी कि जो सबसे पहला हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट होने वाला है उसका यहाँ पे मैंने टैग 0 नाम का क्रिएट कर दिया है। देन मैंने कर दिया है i प्लस इक्वल्स टू 1, विच मीन्स जब नेक्स्ट रिकॉर्ड हमारे पास में आएगा यानी कि 102 का रिकॉर्ड आएगा तो उसके साथ में टैग 1 असाइन हो जाएगा। फिर से i का इंक्रीमेंट होगा। 103 का रिकॉर्ड जब इंसर्ट होगा तो उसके साथ में i की इंक्रीमेंटेड वैल्यू यानी कि 2 एज अ टैग असाइन हो जाएगा। फिर 3 टैग, फिर 4 टैग एंड सो ऑन अप टिल जितना भी डेटा हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे टैग को हमने क्रिएट किया है टू apply the formatting on the specific data that we have entered into the table। अब यहाँ पर कितना डेटा हमने इनपुट कर दिया है हमें पता ही नहीं है। हमें क्या पता कितना डेटा है, कितने भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। अभी मैंने डेटाबेस क्रिएट किया है तो आई नो कि 5 रिकॉर्ड जैसे, लेकिन हो सकता है 50 हो, 5000 हो या 5 लाख हो। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है प्री डिफाइंड, दैट इज नोन एज रो काउंट। रो काउंट ये इंडिकेट करती है कि हमारे कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर टोटल कितने रिकॉर्ड्स करंटली अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कर डॉट रो काउंट। तो यहाँ पे 5 हमारे पास में इसका वैल्यू आने वाला है क्योंकि 101 से लेके 105 तक का डेटा हमारे पास में अवेलेबल है। अब यहाँ पे 5 इसका एंडिंग वैल्यू है यानी कि 0 से लेके 4 तक का डेटा हमारे पास में, सॉरी 0 से लेके 4 तक का लूप हमारे पास में चलने वाला है। 0 1 2 3 एंड 4। तो फॉर आई इन रेंज कर डॉट रो काउंट ये हमारी एंडिंग वैल्यू, तो 0 से 4 तक का डेटा चलेगा, लूप चलेगा। टेबल डॉट टैग कॉन्फ़िगर, जो टैग्स हमने पहले वाले लूप के अंदर क्रिएट करे हैं उन टैग्स पे अब हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, जो कि 0 से लेके 4 तक की है क्योंकि जैसे जैसे लूप चलता गया है वैसे वैसे टैग्स क्रिएट होते गए। तो टेबल डॉट के टैग कॉन्फ़िगर, सबसे पहले आई की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी तो 0 टैग जो है उस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। तो फॉन्ट इज इक्वल्स टू कैलिब्री एंड फोरग्राउंड इज इक्वल्स टू ब्लू मैंने यहाँ पे सेट किया है। अब i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, इट विल बिकम 1। तो जिसका भी टैग 1 है यहाँ पे उस पे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। फिर इंक्रीमेंट होके द वैल्यू विल बिकम 2, तो जिसका भी टैग 2 है उस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। जिसका भी टैग 3 है, 4 है, उस पे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो अगर हमें यहाँ पे हेडिंग रिलेटेड कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो हमें स्टाइल क्लास की हेल्प लेनी पड़ेगी, और अगर इंडिविजुअल कॉलम्स को हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है तो टैग्स को क्रिएट करके टैग कॉन्फ़िगर मेथड को काम में लेना होगा। अब फाइनली मैंने कर्सर के कनेक्शन को क्लोज कर दिया है, सॉरी कर्सर को क्लोज कर दिया है, कनेक्शन को क्लोज कर दिया है एंड रूट डॉट मेन लूप। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास में फाइनल डेटा कुछ इस तरीके का आने वाला है। हेडिंग्स विजिबल हो रही हैं, यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन सेट किया था और बोल्ड सेट किया था तो बोल्ड में डेटा आ रहा है। रिकॉर्ड्स हमारे 1 बाय 1 सारे एंटर हो गए हैं, जितना भी हमारे पास में डेटा प्रेजेंट था ब्लू के अंदर आ रहा है और कैलिब्री जो फॉन्ट हमने अप्लाई किया है उस पे आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज अगर मैं इम्प्लीमेंट कर दूं,
विच मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड सपोजिटली इसके अंदर एंटर कर देती हूँ, लेट्स जस्ट से 106, नेम मैंने यहाँ पे अपूर्व सपोज नेम मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, कोर्स इज MSc, डेट ऑफ बर्थ 200609 दैट इज 9th जून 2000, फोन मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके का सेट कर दिया है एंड लेट्स जस्ट से जेंडर इज एम। अब मैं यहाँ पे अगर गो पे क्लिक करती हूँ तो नया रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो चुका है। और अगर मैं इस प्रोग्राम को एक और बार अब रन करती हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में अब नया डेटा आ चुका है 105 एंड 106। तो अगर डेटाबेस में चेंजेस इम्प्लीमेंट होते हैं क्योंकि हम यहाँ पे डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं तो रिकॉर्ड्स भी यहाँ पे हमारे चेंज होंगे। सारा रिकॉर्ड, सारे कॉलम्स की सारी वैल्यूज with the help of select query यहाँ पे आ जाएगी। So in this way you can extract the data from the table present in a database. I understand थोड़ा सा complicated हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। एक बारी सब लोग इस प्रोग्राम को ट्राई करके देखना। किसी को किसी भी स्टेटमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो एक और बार हम कल फिर से देख लेंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।